तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्लास्टिड। क्या पढ़ाएंगे? प्लास्टिड। सेल बायोलॉजी में मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सेल बायोलॉजी, इसमें सबसे पहले मैंने सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद सेल वॉल मैंने पढ़ाया आपको, सेल एनवल्प में जो पढ़ाया था। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया। अंत में जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ाया था बेटे? माइटोकॉन्ड्रिया। जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा या सिर्फ नोट्स बनाए हैं वो प्लीज़ जाके पहले लेक्चर देखें। 9th क्लास का वैसे भी रिस्पांस कम आ रहा है, तो मैं आपको फिर बोल देता हूँ कि बहुत बड़ी क्लास है, बहुत बड़ा सिलेबस है। खाली नोट्स बनाने से नहीं होगा, वो हर एक प्रैक्टिकल उसको करना है आपने। मैं लगातार वीडियो आपको सेंड करता रहूँगा, आप प्लीज़ कोऑपरेट करें बस उसके साथ मिलकर थोड़ा सा। तो प्लास्टिड में आज आपको पढ़ाता हूँ। प्लास्टिड सबसे पहले तो एनिमल सेल में तो अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब आप कहोगे सर प्लांटी सेल में क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि प्लास्टिड का मेन फंडा क्या है? प्लास्टिड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। किस में हेल्प करते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है? अपना फूड सिंथेसाइज करता है। मैं फिर बोल देता हूँ, फोटोसिंथेसिस is the natural phenomena through which plant make their food। प्लांट क्या बनाता है भाई? अपना फूड बनाता है। अब प्लांट अपना फूड बनाता है, एनिमल तो अपना फूड बनाते ही नहीं, क्योंकि ये तो हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक तो पढ़ा होगा, 9th क्लास में हो आप, तो हेटेरोट्रॉफिक का तो पता होगा, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों के बने हुए खाने के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल का भी पता होगा, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको सिखाया, ये एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्लांट अपना क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। अच्छा जी, ऑटोट्रॉफिक हो गया। तो प्लास्टिड की बात आती है। भाई प्लास्टिड कितनी तरह के होते हैं? प्लास्टिड सबसे पहले पढ़ाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ाया जाता है भाई? क्लोरोप्लास्ट। फिर पढ़ाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, और फिर पढ़ाया जाता है अमाइलोप्लास्ट। 3 तरह के प्लास्टिड पढ़ाए जाते हैं 9th क्लास के अंदर। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए होता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? ग्रीन पिगमेंट के लिए। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए होता है। ये प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, इन सब की अलग अलग स्टोरेज करता है, किसी की सीड के अंदर, किसी की स्टेम्स के अंदर। अमाइलोप्लास्ट कलर्स के लिए होते हैं, जैसे कि फूलों के अलग अलग कलर होते हैं, ये सब होता है। ये ग्रीन पिगमेंट भी देता है और कुछ रेड वगैरह पिगमेंट भी देता है, ये भी पढ़ाएंगे आपको। तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर चलते हैं आगे क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। अगर कंपोजिशन की बात करें
कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कि ये किस किस चीज़ का बना होता है। तो पहले तो होता है प्रोटीन, जो कि कितना होता है 40 से 50% तो प्रोटीन होता है। फिर होता है लिपिड, 23 से 25% लिपिड होता है। फिर होता है आरएनए भी होता है इसके अंदर, आरएनए और डीएनए इसका अपना होता है। ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है, 5% इसमें आरएनए और डीएनए होता है। और एक और पिगमेंट होता है इसमें क्लोरोफिल। क्या होता है भाई? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। किसका होता है बेटे? ग्रीन कलर का। इसकी अगर परसेंटेज बताऊं तो 3 से 10% होता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद होता है एक और पिगमेंट होता है कैरोटीन, ये 1 से 2% होता है। तो ये तो कंपोजिशन है चीज़ की, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए, कुछ एंजाइम्स भी आ जाते हैं इसी के अंदर, और क्लोरोफिल, कैरोटीन्स, ये इसकी कंपोजिशन है। उसके बाद नंबर की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। कुछ सेल, some cell has only one क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ उनके पास एक ही क्लोरोप्लास्ट होती है। कुछ होते हैं एल्गा, जैसे कि यूलोथ्रिक्स है, इन सब के पास एक एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। कुछ एल्गा और होते हैं जैसे कि स्पाइरोगैरा है, स्पाइरोगैरा एक एल्गी है, इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें 10 से 15 तक के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर सेल टू सेल क्या होता रहता है? वेरी होता रहता है, उसमें घबराने की आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। भाई स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं। भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या होता है बेटे? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल। ये आउटर लेयर है, और जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है भाई? ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। अच्छा जी, इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हो, लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हो कि 3D में जब आप किसी को ना इसको समझ में आ रहा हो तो वो YouTube पे जाके या फिर गूगल पे जाके इसको सर्च कर ले, इसके डायग्राम को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो जो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, तो मेरे मालिक उसको बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं जी? थाइलेकोइड, THYLLAKOID, थाइलेकोइड। और जो पूरा स्ट्रक्चर है थाइलेकोइड की, एक पूरा बंच जिसे बोलते हैं वो, उसको बोलते हैं बेटे ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ग्रेना का मतलब बोल सकते हो बंच ऑफ थाइलेकोइड। थाइलेकोइड का पूरा बड़ा ढेर, उसको क्या बोलते हैं बेटे? ग्रेना। अच्छा जी, ये जो कनेक्शन होता है दो ग्रेना के बीच में, इसका नाम होता है, भाई ग्रेना लैमिला। क्या नाम है जी इसका? ग्रेना लैमिला। मैं बोल रहा हूँ, शायद यहाँ तक ना दिखे आपको स्क्रीन के ऊपर, आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ग्रेना लैमिला बोलते हैं इसको। मतलब कि
कनेक्शन बिटवीन टू ग्रेना, दो ग्रेना के बीच का कनेक्शन क्या कहलाता है? ग्रेना लेमला। जो ये अंदर का फ्लूइड होता है ये भी बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, तो क्योंकि लाइट को सीधा थैलेकोइड तक पहुंचना होता है, इसको बोला जाता है बेटे स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है भाई? स्ट्रोमा। तो इन सब के बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ। एक है इसमें थाइलेकोइड, ये है जी कोइन लाइक स्ट्रक्चर। क्या है बेटे? ये कोइन लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्रेना है वो है बंच ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड का बंडल। जो ग्रेना लेमला है वो है कनेक्शन बिटवीन ग्रेना। चौथे नंबर पे जो आता है वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को बोला जा सकता है मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। भाई मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल वॉल जब ये सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ाई थी उसमें मैट्रिक्स यानी कि जो बीच की जगह है, जो बीच का स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं बेटे? स्ट्रोमा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। आपने देखा ही होगा, न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन की, उसमें बोला गया है कि जो बच्चे का पेपर होना चाहिए वो मंथली मेमोरी बेस्ड नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने पूरा रटा और फिर उसको पेपर दे दिया। वो एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए, उसमें कम्पिटिटिव टच होना चाहिए थोड़ा नॉलेज के अंदर। तो आप ये समझिए कि नई क्लास में आप नहीं एंटर हुए हो, एक नए युग में एंटर हुए हो जहाँ पे आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। प्लीज़ इस बात को अपने आप से ज़्यादा आप रिफाइन कर सकते हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो स्ट्रोमा को बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे पार्ट थे इसमें होता क्या है? इसमें फोटोसिंथेसिस का काम चलता है जी। किसका काम चलता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और बता देता हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या बता रहा था जी? फोटोसिंथेसिस, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके द्वारा प्लांट्स के अंदर क्या बनता है? खाना बनता है। तो भाई ये दो फेज में होता है, बताया जाएगा आपको। एक तो होता है लाइट रिएक्शन। क्या होता है बेटे? लाइट रिएक्शन। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक होता है बेटे डार्क रिएक्शन। यही बता रहा हूं मैं, आगे नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ये होता है इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो होता है ये होता है प्रेजेंट इन, मतलब डन इन थाइलेकोइड। ये कहाँ पे होता है भाई? थाइलेकोइड के अंदर होता है। इसकी जगह स्पेसिफिक है, ये आया है कई बार एनटीएससी में। एनटीएससी में आया है कि जो फोटोसिंथेसिस का लाइट वाला फेज है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होता है, तो आपने उसका आंसर देना है थाइलेकोइड के अंदर। और जो डार्क रिएक्शन वाला फेज है, वो कहाँ होता है? ये होता है स्ट्रोमा के अंदर। किसके अंदर बेटे? स्ट्रोमा के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप अपनी कॉपी में अलग से नोट करें कि लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। ये सब बातें हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। उसके बाद आता है कंपोजिशन बता दिया है, स्ट्रक्चर बता दिया है। अच्छा जी, पिगमेंट्स के बारे में भी बता देता हूँ इसके में। पिगमेंट्स भाई, एक तो इसमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बेटे? क्लोरोफिल। ये तो ग्रीन पिगमेंट होता है, तकरीबन प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। सभी ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जितने भी मतलब लीफ हैं उन सब के अंदर क्या मिलेगा आपको? क्लोरोफिल मिलेगा। इसमें एक और होता है पिगमेंट जिसको बोलते हैं
कैरोटीन, क्या बोलते हैं बेटे, कैरोटीन, कैरोटीनॉइड बोला जाता है शायद, हाँ कैरोटीन ही होता है। कैरोटीन दो तरह का होता है, एक तो कैरोटीनॉइड होता है और एक बेटे होता है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है तो आप इसको लिखें। जो कैरोटीनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड जो होता है प्रेजेंट इन कैरेट, कैरेट तो देखी होगी आपने, वो जो रेड कलर होता है उसका, वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीनॉइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कैरोटीन एक होता है। अच्छा जी, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल जो होता है प्रेजेंट इन यंग लीफ, जब पत्ता नया होता है तो उसका कलर इतना डार्क ग्रीन नहीं होता है जितना कि वो मैच्योर होने पे हो जाता है। यानी कि जब एक भरी पूरी टहनी लो आप, उसमें जितने भी पत्ते लगे होंगे जो बिल्कुल अपेक्स की तरफ होंगे, जो बिल्कुल सिरे वाले पत्ते होंगे, वो इतने ज़्यादा ग्रीन नहीं होंगे जितने कि पीछे वाले पत्ते ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं। तो जो पीछे वाले पत्ते हैं उनके अंदर तो तकरीबन क्या है कि क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा है, पर जो पत्ते यंग हैं अभी नए नए बने हैं उनके अंदर ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड मिलते हैं। आगे पढ़ाया जाएगा आपको, इनकी कुछ रेशो होती है स्पेसिफिक 2:1 की फॉर्म में। तो ये सब है जो पिगमेंट्स के बारे में बात की जाती है क्लोरोफिल के। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, शायद किताब में नहीं मिले आपको, आप नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आता है, हाँ जी, जो प्लास्टिड है इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। इस एक वर्ड के बारे में मैं बहुत तवज्जो दे चुका हूं पहले भी लेक्चर में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली क्या होती है भाई? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होती हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज मल्टीप्लाई itself independent to न्यूक्लियस। यानी कि इनकी डिवीजन या इनका मल्टीप्लिकेशन न्यूक्लियस द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, न्यूक्लियस उनको कंट्रोल नहीं करता है, ये अपने आप को खुद ही डिवाइड कर लेते हैं। बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए एंड डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास अपना डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो अपने आप को क्या कर लेती हैं, डिवाइड कर लेती हैं। इंडिपेंडेंट होती है किसके, न्यूक्लियस के, क्योंकि बाकी जो सेल ऑर्गेनल है उनको तकरीबन न्यूक्लियस मैसेज भेजता है कि भाई अब जाओ और डिवाइड हो जाओ, क्योंकि अब सेल ने डिवीजन करनी है। पर ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं अपने डिवीजन के लिए। अच्छा जी, डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या मतलब, आप प्लास्टिड ही कह लो। इज डन बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब 1 से 2 बन जाते हैं बस ये अपने आप ही। तो आप इसको नोट करें। इसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या आता है भाई? ल्यूकोप्लास्ट। ये होते हैं मेनली फूड स्टोरेज प्लास्टिड एंड
अवे फ्रॉम सनलाइट, यानी कि अंडरग्राउंड रूट या स्टेम्स में कह लो आप। फिर बोल देता हूँ इम्पोर्टेंट है भाई। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है एल्यूरोप्लास्ट, एक होता है इलियो होता है, स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, होता है इलियोप्लास्ट, एक और होता है, एक होता है अमाइलोप्लास्ट। शायद मैंने अमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड का एक पार्ट बता दिया ना, चलो सही कर लीजिएगा। अमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का एक पार्ट होता है, सही है। इलियोप्लास्ट, इसके स्पेलिंग थोड़े खटक रहे हैं मेरे को, चेक कर लीजिएगा। एल्यूरोप्लास्ट ये होता है प्रोटीन स्टोरेज के लिए। किसके लिए होता है भाई? ये प्रोटीन स्टोरेज के लिए होता है। इलियोप्लास्ट जो होता है, इल्यूरोप्लास्ट होता है, इलियो, ये लिपिड एंड फैट स्टोरेज के लिए होता है। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, ये स्टार्च के लिए होता है, स्टार्च के स्टोरेज के लिए। जैसे कि पोटैटो होता है, इसका एग्जांपल याद रखें। इसका एग्जांपल लिपिड एंड फैट, ये कह लो आप एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट कह सकते हो आप। इसमें मेज़ का एग्जांपल लिया जा सकता है, जिसे मक्का बोलते हो आप। इन सब के एग्जांपल हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इसके स्पेलिंग बस चेक कर लीजिएगा, बाकी सही है। इसके बाद आता है अमाइलोप्लास्ट, जहाँ पे लिखा था ना पीछे, वहाँ पे लिखो शायद होता है क्रोमोप्लास्ट। हाँ, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट सही है। हाँ, क्रोमोप्लास्ट होता है जो, मतलब फूल देखें आपने कितने अच्छे अच्छे कलर के होते हैं, उन सबको कलर किसकी वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। ये जो होता है ये कलरलेस पिगमेंट होता है। कलरलेस प्लास्टिड कह लो आप। इसका मेन फंडा ही क्या है? फूड स्टोरेज का। अच्छा, डिफरेंट कलर ऑफ प्लांट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर ऑफ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह सकते हो आप पेटल्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पे आपका प्लास्टिड क्या होता है? ख़त्म होता है। मैं फिर बोल देता हूँ, एक बार पूरा रिफाइन करा देता हूँ पूरे लेक्चर को। मैंने आज आपको पढ़ाया प्लास्टिड, उसकी कंपोजिशन पढ़ाई, उसका स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसके टाइप्स पढ़ाए। 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। वहाँ पे सही कर लीजिएगा, अमाइलोप्लास्ट शायद ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट बना दिया मैंने वहाँ पे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया मैंने। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसमें 4-5 पार्ट हैं, ग्रेना है, थैलेकोइड है, स्ट्रोमा है, जो आपने नहीं भूलना है कभी भी। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप नेट पे जाके देख सकते हो, क्योंकि मोबाइल तो आपके हाथ में होगा ही। उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज का काम करता है, कलरलेस पिगमेंट होता है, और तकरीबन जो पार्ट सन की लाइट से दूर हैं वहाँ पे तकरीबन ये मिलता है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट होता है, जो कि अलग अलग कलर रिस्पॉन्सिबल, अलग अलग कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे फूलों के कलर होते हैं। तो प्लीज़ आप इसे पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं, और जितनी जल्दी हो सके मुझे सेंड करें। हर रोज़ अब आपको एक वीडियो मिला करेगी, एक दिन छोड़ के या हर रोज़ मिला करेगी एक वीडियो। तो प्लीज़ आप एक्टिव हो जाइए, जितना भी सिलेबस है उसको करवा देते हैं आपको। थैंक यू सो मच।